हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर 1 के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी में होना चाहिए कि चैप्टर 1 का नाम क्या है आपके। तो आपको जो सिलेबस में दिया गया है, पीसीआई के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है, उसमें जो इसका नाम रखा गया है वो है द इवोल्यूशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। कि इंडिया में जो फार्मेसी इवॉल्व होते अब भाई, जैसा कि आप फार्मेसी का पूरा सिस्टम देख रहे हैं, ऐसा तो हमेशा से नहीं रहा होगा, है ना। पहले कुछ और था, फिर बाद में कुछ और चेंज हुआ होगा, आज सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है। तो पूरा हम लोग को इवोल्यूशन के बारे में ही इसमें चर्चा करना है। इसके अंदर हम लोग को मेन क्या कवर करना है, लिखा है अ जर्नी थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन में क्या इवोल्यूशन हुआ है, इंडस्ट्री में क्या इवोल्यूशन हुआ है, प्रैक्टिस में क्या इवोल्यूशन हुआ है, और प्रोफेशनलिज्म में क्या इवोल्यूशन हुआ है। ये चार मेजर एस्पेक्ट्स पर हम लोगों को मेनली फोकस करना होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, देखो फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, यही चार हमने बताया जो आपको, इसी के बारे में हमको फोकस करना है। क्या है, एक फार्मेसी एजुकेशन इंडिया में कैसा चल रहा है इस समय, उसके बारे में यहाँ चर्चा किया जाएगा। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कैसी है, यहाँ पर इंडस्ट्री क्या सीन है, उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। आगे फार्मेसी प्रैक्टिस किस तरह से चल रहा है, और प्रोफेशनलिज्म फार्मेसी एसोसिएशन कैसे हैं इंडिया में, किस तरह से डेवलप होते होते यहाँ तक पहुंचे हैं, इसके बारे में यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। हमने यहाँ पर टैगलाइन जोड़ा हुआ है, फ्रॉम हर्बल हीलर्स टू हेल्थ केयर। आप जानते होंगे कि हमेशा से पहले इसमें एंशियंट टाइम में जब भी किसी बीमारी का इलाज किया जाता था तो किसी न किसी हर्ब्स के थ्रू किया जाता, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया था, वैद्य हुआ करते थे उस समय। वो जो जड़ी बूटियों से इलाज होता था, तो फार्मेसी का एक्चुअली इनिशिएशन वहीं से है, वो जड़ी बूटी से है। और आज का जो हमारा मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम बन गया है, यहां तक की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, फ्रॉम मोर्टार एंड पेस्टल टू मॉलिक्यूल्स एंड पेशेंट केयर, है ना। मोर्टार पिस्टल बोलते हैं वो जो मशीन होती है ना, छोटी सी डिवाइस होती है हम लोग के यहाँ, या इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं हम लोग, है ना। एक कटोरा जैसा होता है, एक ऊपर उसमें सिलबट्टे जैसा होता है ना। तो वो मोर्टार पिस्टल से लेकर के यहां से स्टार्ट हुआ, और हम लोग को कहां तक जाना है, मॉलिक्यूल्स लेवल तक जाना है, पेशेंट केयर तक जाना है। मॉलिक्यूल्स का मतलब जब हम लोग किसी ड्रग को डेवलप करते हैं तो एक्चुअली वो किस तरह किसी न किसी केमिकल का मिलकर बना होता होगा। जब केमिकल का मिलकर बना है तो वो केमिकल किसी मॉलिक्यूल का ही तो होगा, बहुत छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बनता है। और पेशेंट केयर तक में कैसे वो हेल्प करता है वो मॉलिक्यूल, यहां तक की हम लोग बात करते हैं। तो सारे हम लोग इवोल्यूशन को, यहाँ पर एजुकेशन को हम लोग डिवाइड करते हैं ट्रेडिशनल रूट से लेकर के। मतलब हम लोग कब की बात कर रहे हैं, 20वीं सेंचुरी से पहले के बारे में बात कर रहे हैं। पहले 20वीं सदी से पहले कैसा होता था, तो हमेशा से पहले कैसा होता रहा भैया। देखिए, फार्मेसी वाज इंटीग्रेटेड विथ, कैसे इंटीग्रेटेड था वो, पहले आयुर्वेदा के साथ था, है ना, यूनानी के साथ था, सिद्धा सिस्टम के साथ था। ठीक है, ये सब अलग अलग सिस्टम थे, सिस्टम मतलब थेरेपी के सिस्टम थे। आयुर्वेदा में क्या करते थे हम लोग, आयुर्वेद का इस्तेमाल करके करते थे। यूनानी, एक यूनान प्रसिद्ध देश है, वहां की टेक्नोलॉजी थी ये, है ना। और ये सिद्धा सिस्टम, इसी तरह से अलग अलग कंट्री का ये सिस्टम था, जिसके साथ ही फार्मेसी इंटीग्रेटेड था। इंटीग्रेटेड मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ करके काम करता था। ठीक है, नॉलेज वॉज पास्ड ओरली और थ्रू टेक्स्ट। ठीक है, हमेशा से नॉलेज कैसे बता करके उसको ट्रांसफर किया गया, या फिर टेक्स्ट के थ्रू हुआ। टेक्स्ट के थ्रू किस तरह से, एक ऋषि हुए हमारे यहाँ, चरक ऋषि जिनका नाम था, उन्होंने एक किताब लिखी थी चरक संहिता, जिसको हम लोग ग्रंथ के रूप में भी मानते हैं। और एक ऋषि थे सुश्रुत, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखा। तो ये टेक्स्ट इसमें था कि तमाम बीमारियों के लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, उनका निवारण क्या होता है, और उसमें क्या क्या औषधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के बारे में इन्होंने बताया था। जितना भी आज सर्जरी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एंशियंट टाइम में सुश्रुत ऋषि इसको पहले ही अपने किताब में लिख के गए थे। जो उनको शास्त्रों का ज्ञान है वो अच्छे से समझ पाएंगे कि जितना भी मेडिकल साइंस में आज न्यू इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, वो कहीं ना कहीं सुश्रुत ऋषि आज से कई साल पहले बता चुके थे इसको। नो स्ट्रक्चर्ड फार्मेसी एजुकेशन एग्जिस्टेड। उस समय कोई फार्मेसी एजुकेशन में कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं था, ना कोई कोर्स था, ना कहीं पर कोई स्कूल इसके हुआ करते, ना कॉलेज हुआ करते थे, ना स्पेसिफिक कोई टीचर थे, है ना। ओरली जिसको जो नॉलेज था वैसे ही चलता रहा, है ना। आगे हम लोग कुछ नोट पॉइंट्स के बारे में, नोटेशंस के बारे में बात करें तो क्या लिखा है, दीज सिस्टम्स, ये सारे सिस्टम्स के बारे में, एम्फेसाइज्ड नेचुरल प्रोडक्ट्स। इस सब में क्या इस्तेमाल होता था, कैसे बताया जा गया, सब नेचुरल प्रोडक्ट्स के थ्रू। और हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट, हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये हम लोग समझ सकते हैं कि किसी न किसी से अच्छे काम की तरह इसको लिया गया। ठीक, विच लेड अर्ली फाउंडेशंस
फॉर ड्रग कंपाउंडिंग। आज के समय में जो ड्रग की कंपाउंडिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं इसी तरह से आगे चल के बढ़ा था। एंड मेडिसिनल यूज ऑफ प्लांट्स, है ना, बाद में आगे चल के प्लांट्स को हम लोगों ने मेडिसिनली इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर था जहां पर हम लोगों ने बात किया 20th सेंचुरी के पहले कैसे चलता था। एक कॉलोनियल एरा के बारे में हम लोग बात करते हैं कि जब अंग्रेजों का शासन था तब उस समय क्या हुआ, है ना, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज्यादा था। मतलब ये हम लोग कब तक की बात कर रहे हैं, 1900 से लेकर 1947 तक। 1947 से लेकर भारत का आजादी तक हम लोग देखना चाहते हैं कि आजादी पहले कैसा था, बाद में कैसा हुआ। ठीक है, तो इसमें मेन थे ब्रिटिश, क्योंकि अंग्रेजों का शासन ही था तो ब्रिटिश रूल उसको बोलते थे। दे ब्रॉट एलोपैथिक मेडिसिन टू द फोर फ्रंट साइडलाइनिंग, है ना, उन्होंने सबसे मेन पर ला करके एलोपैथिक मेडिसिन को रख दिया, आज जिस पर पूरा हमारा फार्मेसी सिस्टम बेस्ड हो गया। ठीक है, एक्चुअली अंग्रेजों के थ्रू दिया गया था और उसको एक इंडिजिनस सिस्टम बना दिया, मतलब यहाँ का सिस्टम बना दिया, हमारे का था नहीं, है ना। मेन एलोपैथिक सिस्टम वाज एक्सोजीनस और आज वो हमारे लिए एंडोजीनस बन गया है। इन द सेम वे जैसे ही आज हम लोग पहले के समय में, अगर आप पढ़े होंगे हिस्ट्री वगैरह या फिर सुने होंगे अपने दादा लोगों से, तो उन्होंने वो हमेशा बताते थे कि हम लोग आमतौर पर मोटे अनाजों का सेवन करते थे, है ना, वो जौ हो गया, बाजरा हो गया और पता नहीं क्या क्या, है ना। लेकिन आज के समय में या फिर अंग्रेजों ने उस समय क्या किया कि हमारे समाज में गेहूं का इंट्रोडक्शन कराया। गेहूं हमारा नहीं था, चावल हमारा पुराना है, इसीलिए कहीं पर भी आज भी प्योर इंडियन कल्चर अगर कहीं बचा है, साउथ वगैरह की हम लोग बात करें तो वहां पर, या बंगाल के बारे में बात करें, थोड़ा बहुत बिहार के बारे में, जहां पर कल्चर आज भी जिंदा है, तो वहां पर आप देखेंगे कि आपको चावल वाली रेसिपीज ज्यादा मिलेंगी, चावल वाली डिशेस ज्यादा मिलेंगी, है ना। हम लोग यूपी में थोड़ा सा मिक्स्ड कल्चर मिलता है, इसलिए यहाँ पर रोटियों का ज्यादा चलन हो गया। पहले हमारे यहाँ भी मोटे अनाजों की रोटी बनती थी, लेकिन गेहूं अंग्रेजों के द्वारा दिया गया हमको और हम लोग गेहूं खा खा करके खूब बीमार पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, फार्मेसी रोल्स वर लार्जली अनस्किल्ड। यहाँ पर फार्मेसी के लिए जितने भी रोल थे वो सब अनस्किल्ड थे, कोई कला नहीं थी किसी को, चाहे वो कंपाउंडर्स हुआ करते थे, है ना, डिस्पेंसर हुआ कर सकते और मेडिकल असिस्टेंट होते थे, फार्मासिस्ट नाम का कुछ नहीं था, है ना। जो आप सुनते हैं कि किसी हॉस्पिटल में जो एक स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ, जनरली आप देखते हो कि फीमेल्स होते हैं, लेकिन जब वो मेल होते हैं तो उनको नर्स न कहकर उनको पहले के समय में कंपाउंडर कहा जाता था। कई बार आज भी लोग में हंसी मजाक में किसी को कंपाउंडर बोल देते थे। कंपाउंडर जैसा अब कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, है ना। ये फार्मासिस्ट ही था जो पहले कंपाउंडर था, क्योंकि फार्मासिस्ट में अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि फार्मासिस्ट कौन होता है, जिसके पास कंपाउंडिंग का अधिकार होता है। तो जो कंपाउंडिंग का अधिकार है इसलिए उसका नाम कंपाउंडर था पहले, है ना। तो कंपाउंडर जैसा अब कुछ नहीं है, वो डॉक्टर साहब के साथ वो जो छुरा मशीन लेकर के, वो असिस्टेंट कहा जाता है अब उसको, है ना, मेडिकल असिस्टेंट है वो, लेकिन कंपाउंडर नहीं है कि वो साथ में डॉक्टर साहब के साथ खड़ा होकर के ऑपरेशन कराएगा। आगे हम लोग बात करते हैं कॉलोनियल एरा के बाद 1932 में एक बहुत बड़े सम्मानीय व्यक्ति हुए, प्रोफेसर एम एल श्रॉफ। ही इंट्रोड्यूस अ फॉर्मल कोर्स इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एट BHU। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एक इन्होंने कोर्स बनाया और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में जो इस समय है ना, यहां पर उन्होंने पहली बार ये कोर्स को स्टार्ट किया था। यही है प्रोफेसर एम एल श्रॉफ सर, है ना। तो इनके लिए जितना भी सम्मान दिल में हम लोगों के लिए होना चाहिए। एक्चुअली फार्मेसी एजुकेशन के जनक यही है इंडिया में, है ना, फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया इनको माना जाता है। इनको हम लोग नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज फार्मासिस्ट को थोड़ा बहुत सम्मान मिला है या फिर फार्मेसी एजुकेशन में थोड़ा ग्रोथ हुआ है। वाइडली रिगार्डेड है, हमने कहा ना, फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। फार्मेसी को एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का पूरा क्रेडिट इन्हीं को जाता है, प्रोफेसर एम एल श्रॉफ सर। हम लोग बात करें तो श्रॉफ सर का जो वर्क था, ही मार्क द एकेडमिक शिफ्ट फ्रॉम ट्रेड बेस्ड कंपाउंडिंग, है ना, टू साइंटिफिक ड्रग फॉर्मुलेशन। जब हम लोग जो पहले जो सामान ज्यादा बिकता था उसी कंपाउंडिंग पहले ज्यादा होती थी ना। ट्रेड बेस्ड कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, जो मार्केट की डिमांड हो खाली उसी को हम लोग बनाएंगे, है ना। वहां से इन्होंने शिफ्ट किया, कैसे, एकेडमिक शिफ्ट हुआ उनका, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा हुआ। किधर हुआ, साइंटिफिक ड्रग फॉर्मुलेशन में, कि साइंटिफिकली ड्रग को हम लोग किस तरह से फॉर्मुलेट करना चाहिए, उसके क्या क्या पैरामीटर होते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तब उस ड्रग पर हम लोग जाएंगे। कई बार लोगों को अभी समस्या हो रही होगी, ड्रग नाम सुनते ही, तो अगर आपने पहली क्लास अभी ले रहे हैं तो ड्रग मतलब ही मेडिसिन होता है भैया। ड्रग मतलब ड्रग नहीं जो आमतौर पर सड़क छाप लोग इस्तेमाल करते हैं कि नाली में पैर लटका के बैठे रहते हैं, है ना, उसके बारे में लोग नहीं चर्चा कर रहे हैं। ड्रग मतलब मेडिसिन, हर मेडिसिन एक ड्रग है, ड्रग ही मेडिसिन है फार्मेसी के लिए, ठीक है। तो इतनी चीजें हम लोग को समझना चाहिए। साइंटिफिक अप्रोच की तरफ एम एल श्रॉफ सर लेके आइए। BHU में वो डिपार्टमेंट दिखाया जा रहा है जहां पर ये फार्मेसी एजुकेशन सबसे पहले स्टार्ट किया गया था।
आगे हम लोग बात करें तो अब हम लोग आजाद हो चुके हैं, है ना। आजादी के बाद का क्या एक्सपेंशन हुआ है 1947 से लेकर 1990 तक का हम लोग यहाँ पर अभी एक चीजें समझ रहे हैं। 1948 में देखिए क्या हुआ। सबसे पहले भारत आजाद 1947 में हो गया था, फिर अगले साल ही तुरंत क्या किया गया, एक फार्मेसी एक्ट लाया गया 1948 में। संविधान के अंदर एक एक्ट जोड़ा गया, है ना, इनएक्टेड मतलब ये लागू हो गया। इसमें क्या हुआ गया, एस्टैब्लिश्ड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई नाम की एक संस्था को यहां पर लागू किया गया टू रेगुलेट एजुकेशन एंड प्रोफेशन। सारा शिक्षा और जो प्रोफेशन है अलग अलग, वहां पर हम लोग इसको रेगुलेट किया गया। उसके लिए संस्था बनाई गई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये आज नया लोगो है, पहले इसका लोगो अलग कलर का होता था। तो ये सेंट्रल बॉडी है, पूरे देश में सबसे मेन यही काम करती है, ठीक है। फिर 50 से 60 के बीच में क्या हुआ, वो हुआ कि फार्मेसी कॉलेजेस मशरूम्ड अक्रॉस। मशरूम्ड का मतलब यहाँ पर मशरूम खाने वाले से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से मशरूम कहीं भी उग जाता है, इन द सेम वे फार्मेसी कॉलेज कहीं भी खुलने लग गए, है ना। जब कहीं भी खुलने लग गए तो ज्यादातर फार्मेसी कॉलेज खुलेंगे तो क्या होगा, ज्यादा फार्मेसी कॉलेज तो ज्यादा बच्चे एंगेज होंगे, उसमें ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे। ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो भैया फार्मेसी का क्या होगा, थोड़ा ग्राफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एजुकेशन लेवल क्या था, है ना, इस समय हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखो आज के समय में क्या है, डिप्लोमा इन फार्मेसी एक डी फार्म कोर्स है जो 2 साल का होता है ना। सबसे पहला, सबसे बेसिक कोर्स, सबसे छोटा कोर्स फार्मेसी में एंट्री करने के लिए डी फार्मा ही है ना, जो कि 12th के बाद, ये सारे कोर्सेस 12th के बाद किए जाते हैं, ठीक है। 12th के बाद होगा डी फार्मा और बी फार्मा दोनों, एम फार्मा होगा बी फार्मा के बाद, और फिर ये होगा एक इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट कोर्स है पीएचडी जिसमें हम लोग बोलते हैं। एक डी फार्म भी बाद में लाया गया, आगे हम लोग चर्चा करेंगे अभी उसके बारे में, है ना। तो डिप्लोमा फार्मेसी हमने चर्चा किया। बैचलर फार्मेसी जिसको बी फार्म बोलते हैं 4 साल का होता है, समझने वाली बात है। मास्टर ऑफ फार्मेसी जो एम फार्म बोलते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर होता है इसमें, और ये कितने साल का होता है, 2 साल का होता है, ठीक है, एम फार्मा आमतौर पर। फिर पीएचडी है जिसमें आप रिसर्च किसी टॉपिक पर करेंगे आप, तो आगे बात करेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं पीसीआई लेट डाउन मिनिमम स्टैंडर्ड। पीसीआई ने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड फिक्स किया कि आपको मिनिमम इतना चीजें मेंटेन करनी होंगी, देन ओनली यू कैन रन अ फार्मेसी कॉलेज और एनी इंडस्ट्री रिलेटेड टू फार्मेसी। और मिनिमम स्टैंडर्ड कहां किया, देखो एजुकेशन में किया, एग्जाम्स में किया, ट्रेनिंग में किया, है ना। इन सब चीजों में पीसीआई ने मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया। एंड एम्पावर्ड स्टेट काउंसिल, जिस तरह से सेंट्रल काउंसिल ये बनाई गई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडिया की काउंसिलिंग है, एक ही है ये, है ना। इस तरह से जितने भी राज्य अलग अलग हैं उन सब की अपनी एक काउंसिल बनाई गई। जो बहुत छोटे राज्य हैं उनके अंदर फार्मेसी काउंसिल नहीं है, तो वो आसपास पड़ोस वाले से किसी का भी चलते हैं, या फिर डायरेक्टली वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन फॉलो करते हैं, है ना। स्टेट लेवल पर भी है ये, टू एनफोर्स रजिस्ट्रेशन कराने के लिए स्टेट काउंसिल की तरफ जाना पड़ता है। तो ये हम लोगों ने बात किया 1947 से 1990 तक। फिर हम लोग बात करते हैं मॉडर्न रिफॉर्म्स, जो आजकल जो बदलाव हुआ है फार्मेसी में, है ना। मतलब 2000 के बाद से लेकर के अभी तक जितना भी कुछ हुआ उसके बारे में एक मोटा मोटा हम लोग बात करते हैं। देखो सन 2008 में क्या हुआ कि एक फार्मडी कोर्स आया। अभी हम लोगों ने 4 कोर्स के बारे में बात की, डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म, पीएचडी, ये तो था ही, है ना। 2008 में पीसीआई ने एक नया कोर्स स्टार्ट कराया, कौन सा, फार्मडी। देखो डी फार्म अलग होता है, ये फार्मडी अलग है। वो डिप्लोमा इन फार्मेसी है, ये डॉक्टरेट इन फार्मेसी है एक्चुअली में, है ना, फार्मडी जिसको बोलते हैं। लेकिन ये फार्म ऐसा नहीं है, ये फार्मेसी प्रैक्टिस से मेनली जुड़े है। तो ये कितने साल का होता है भैया, देखो 6 साल का होता है, 6 ईयर का। यूरोपियन कंट्रीज में पहले से चल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल इंडिया में इसको 2008 में लागू किया गया, है ना। ये किस लिए किया गया, दिस प्रोग्राम इज डिजाइन टू एम्बेड फार्मासिस्ट इन क्लिनिकल केयर टीम्स। क्लिनिकल केयर में मतलब डायरेक्ट जाकर के ट्रीटमेंट हम लोग जब पेशेंट को दिया जाता है तो उसको क्लिनिकल बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें फार्मासिस्ट कैसे इन्वॉल्व होगा डायरेक्टली, क्योंकि डॉक्टर साहब ही सिर्फ थे, तो अभी फार्मासिस्ट को भी ठीक ठाक नॉलेज हो जाता है अगर अच्छे से पढ़े वो, तो इसीलिए उसको क्लिनिकल केयर टीम में शामिल करने के लिए फार्मडी जैसा कोर्स चलाया गया। एंड दिस कोर्स इज फोकस ऑन क्लिनिकल फार्मेसी, बेसिकली पेशेंट काउंसलिंग एंड ड्रग थेरेपी, ठीक है, मॉनिटरिंग, ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग में काम किया गया। क्लिनिकल फार्मेसी में किस तरह से इन्वॉल्व हो, पेशेंट काउंसलिंग में भी फार्मासिस्ट का बहुत ज्यादा रोल आ गया अभी तो, है ना। क्योंकि पेशेंट आमतौर पर डॉक्टर साहब से हो सकता है उतना अच्छे से ना बात कर पाए, लेकिन जो फार्मासिस्ट होगा या नर्सिंग स्टाफ होगा तो वहां पर अच्छे से उसको समझाया जा सकता है, काउंसिल किया जा सकता है। ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग में जो ड्रग दी जा रही है ना, किसी के थ्रू भी किसी पेशेंट को, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, तो कहीं ना कहीं उसमें, क्योंकि ड्रग के सारे अधिकार किसको हैं, फार्मासिस्ट को ही हैं, इसलिए फार्मासिस्ट क्या कर सकता है, इसकी मॉनिटरिंग अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए ये फार्मडी कोर्स चलाया गया। फिर 2020 में
एनईपी के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है ना, जिसके थ्रू सारे कोर्सेज के सिलेबस को क्या किया गया, रिफॉर्म किया गया, नया सिस्टम लाया गया। दिस एम्स टू फर्दर इंटीग्रेट इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग, है ना, अलग अलग डिसिप्लिन के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते थे, इस तरह से इसमें बदलाव किया गया एनईपी के तहत। हालांकि पूरे एजुकेशन सिस्टम ही इंडिया का बदला गया था, तो उसमें से फार्मेसी भी एक पार्ट था, तो फार्मेसी का भी तमाम करिकुलम चेंज किया गया, तमाम सब्जेक्ट्स जो इलॉजिकल थे उनको हटाया गया, कुछ नया जोड़ा गया। फार्मडी इज इंडियाज रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल क्लिनिकल, क्योंकि पहले वर्ल्ड में क्या होता था कि फार्मडी जैसे कोर्स चलते थे फार्मेसी प्रैक्टिस में, भले फार्मडी जैसा नाम नहीं था उसका, लेकिन फार्मासिस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन पेशेंट ट्रीटमेंट, ऐसा समझो, पेशेंट्स का इलाज करने के लिए डायरेक्टली, जैसे यूरोपियन कंट्रीज का मैं एक एग्जांपल बताऊं तो वहां फार्मासिस्ट के पास एक अधिकार है। मेरे एक मित्र बता रहे थे, पता नहीं कितनी बात इसमें सच्चाई की नहीं सच्चाई है, लेकिन जैसे आज हमारे यहाँ इंडिया में हो रहा है ना कि हम लोग एक क्लिनिक खोल सकते हैं फार्मा क्लिनिक के नाम से, जिसमें हम लोग फर्स्ट एड दे सकते हैं, है ना। अभी इससे भी आगे बढ़ करके यूरोप में इसका ट्रेंड पहले से ही बहुत साल से लागू है, हम तो अब उसको अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं। तो वहां पर पहले से फार्मासिस्ट के पास अपना क्लिनिक अच्छा कोर्स खोल सकते हैं, पेशेंट आ सकते थे उनके पास और पेशेंट उनसे अपना इलाज करा सकते थे, क्योंकि दवाई के बारे में नॉलेज है ही है, शरीर के बारे में नॉलेज है ही है ना। अगर हम लोग को डायग्नोसिस भी आ जाए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं इस फील्ड में, है ना। तो इसीलिए ग्लोबल क्लिनिकल फार्मेसी की तरफ जो ये इंडिया का झुकाव हुआ, ये फार्मडी के बाद ही हुआ, है ना। एंड दिस अलाइनिंग टू द यूएस मॉडल्स, है ना, ये यूएस मॉडल्स की तरह, जैसे यूएस में मैंने बताया दिया कि यूएस में पहले ऐसे ही होता था, तो अभी हम लोग उस तरफ ही मूव कर रहे हैं आगे चल करके। अगर फार्मेसी एजुकेशन की तरफ से हम लोग भारत को विश्वगुरु बनाना होगा तो यही एक फार्मडी कोर्स उसके लिए सबसे मेजर कोर्स होगा। इस वीडियो में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया में कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ इसके बारे में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।